हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं 11th का चैप्टर द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो इससे क्या है कि हम लोग देखो, अगर क्लास 11 का एनसीईआरटी बुक आप लोगों के पास है और आप लोग देख रहे होगे, उसका फर्स्ट चैप्टर क्या है, द लिविंग वर्ल्ड। लेकिन मैं द लिविंग वर्ल्ड मैं डिसाइड किया हूं द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसके पीछे भी काफी रीजन है क्योंकि सेल सबका बेसिक यूनिट होता है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, तो बिना देर के चलो स्टार्ट करते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आप अपने चारों तरफ देखते हो, चारों तरफ देखो, अभी ही देख लो क्या दिखाई दे रहा है। चारों तरफ देखते हो तो आपको सिर्फ दो ही चीज दिखाई देता है, या तो बायोटिक या फिर एबायोटिक। इट मींस या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस क्या है, तो अपन देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो किससे बना है, सेल से बना है, सेल के रिपीटेशन से बना है। सिंगल सेल होगा दैट इज कॉल्ड यूनिसेल्युलर, हो सिंगल सेल है। और मल्टी सेल्युलर जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, जस्ट लाइक रैट, इवन ग्रास, इवन ट्री, ये सब क्या है, मल्टी सेल्युलर है। तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स किससे बने हैं, मेनी सेल्स, नंबर ऑफ सेल से बने हैं। और सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो ये तो क्लियर है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। आई थिंक ये सबको पता है। ओके, नाम से पता चल रहा है, यूनि, सिंगल, मल्टी मींस मेनी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें द सेल। व्हाट इज सेल? ठीक है, व्हाट इज सेल, एक्चुअली जो टॉपिक है व्हाट इज सेल, क्या है सेल भाई। हमारा बेसिक नॉलेज क्या है, द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। चलो उसको मैं पहले लिख देता हूं, द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, ये जो सेल है, अगर अपन देखते हैं सेल लिविंग क्या है, ये लाइफ का यूनिट है। व्हाट इट मींस, इसके ऊपर अपन फोकस करते हैं। ठीक है, अच्छा लिविंग किसको बोलेंगे, किसको लिविंग बोलेंगे, आप खुद सोचो, आप लोग इसको लिख लिए। ओके, लिविंग किसको बोलेंगे, ऑब्वियसली जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स शो करता हो। ठीक है, एक यूनिसेल्युलर सेल कैपेबल होता है। व्हेन यू सी अमीबा, आप अमीबा को देखते हो, अमीबा के बारे में आप लोग पढ़ो क्या, अमीबा वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करता है। अमीबा कैन परफॉर्म ऑल द बेसिक दैट फंक्शन व्हिच आर एसेंशियल टू मेक इट एज ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स। याद रखना, ए यूनिसेल्युलर सेल कैपेबल है, एक सिंगल सेल भी कैपेबल है। क्या लिखेंगे अपन, यूनिसेल्युलर सेल is capable ये आपके अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2 पॉइंट उसमें दिया है। फर्स्ट पॉइंट जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ओके, सेकंड पॉइंट एबल टू परफॉर्म एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, एबल टू परफॉर्म essential function or living characteristics feature। अपने लैंग्वेज में भी थोड़ा लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो एक यूनिसेल्युलर सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है और एबल टू परफॉर्म एसेंशियल लिविंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यानी जीने के लिए जो उसको लिविंग दिखाए। भाई ऐसा कुछ तो करता होगा, आप कंपेयर कर सकते हो आप कि एक चीज को देख के कह रहे ये जिंदा है कि ये डेड है, आपको पता चल जाएगा वो जिंदा होगा कि डेड होगा, कुछ तो ऐसा कुछ होगा। जैसे वेरी एसेंशियल फीचर्स क्या क्या है, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, सर्कुलेशन, ये सब कुछ क्या है, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ये दोनों परफॉर्म कर पाता है। क्लियर, यूनिसेल्युलर मींस सिंगल सेल, एक सिंगल सेल ये परफॉर्म कर सकता है। दैट्स व्हाई सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ।
ओके हम लोग क्या है, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और मल्टीसेल्यूलर मींस वी आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, और हमारा एक एक सेल जिंदा है, तभी हम लोग जिंदा हैं। एक एक सेल जिंदा है तो उसका ग्रुप क्या है, टिश्यू, टिश्यू का ग्रुप ऑर्गन, ऑर्गन का ग्रुप क्या है, ऑर्गन सिस्टम, फिर इंडिविजुअल। तो जब तक हमारा एक एक सेल जिंदा नहीं होगा, हमारे टिश्यू फंक्शनल नहीं होंगे, और टिश्यू फंक्शनल नहीं होगा तो ऑर्गन नहीं, ऑर्गन नहीं तो ऑर्गन सिस्टम नहीं, फाइनली वी विल डेड। ओके सो दैट्स व्हाई जब एक एक सेल जिंदा है तभी हम लोग जिंदा है। क्लियर है? और सेल के रिपीटेशन से हम लोग बने हैं। ऐसा देखा गया है कि कोई भी स्ट्रक्चर, कोई सपोज एक सेल है, अगर उसमें कुछ सेल, अच्छा उससे पहले थोड़ा सा ये सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल्स व्हाट यू मीन बाय सेल ऑर्गेनल्स? जैसे ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन बीइंग के ऑर्गन होते हैं, रेस्पिरेटरी फंक्शन करने के लिए क्या है, लंग्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए उसके पार्ट्स हैं। तो जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग के डिफरेंट ऑर्गन है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसके एसेंशियल फंक्शन को कैरी करने के लिए, वैसे ही एक सिंगल सेल के भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं लिविंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स शो करने के लिए। जैसे क्या क्या पार्ट है, जैसे अपन देखते हैं एक छोटा सा, अगर सपोज ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, और ये जो फ्लूइड है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, दिस इज न्यूक्लियस। क्या देखा गया है कि ये खाली मैं 3 ही पार्ट इसमें शो कर रहा हूं, दैट इज इन यू नो दैट टिपिकल स्ट्रक्चर। जब हम लोग टिपिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं सेल का या सिंबल स्ट्रक्चर बनाते हैं सेल का, तो हम लोग ये 3 ही ज्यादा प्रिफर करते, शो करते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं दैट यू हैव बीन रीडिंग सिंस योर क्लास 9, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, अगर वो प्लांट सेल है तो सेल वॉल, वैक्यूल, बहुत सारे ऐसे चीज हैं। क्या देखा गया है कि एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल, प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट, देखो ये बहुत जरूरी है, ये पता रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर सेल में जितने सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उससे अगर कोई भी एक ऑर्गेनल्स कम हो गया तो क्या देखा गया है कि वो सेल लिविंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो नहीं करता। समझे? मींस एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल विल नॉट एबल टू परफॉर्म और एग्जिस्ट एज ए लिविंग क्रिएचर। इसका मतलब सेल में वो कंप्लीट चीज है जो उसको लिविंग बनाता है। अगर सेल के ऑर्गेनल से कुछ भी कम हो गया तो फिर वो सेल परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये सिंपल सा एग्जांपल है इसका, वायरस। अगर आप वायरस को देखते हो, ठीक है, तो वायरस इसलिए तो आउटसाइड द होस्ट बॉडी वो क्या है, नॉन लिविंग है, क्योंकि सेल में जितने स्ट्रक्चर होते हैं, जितने सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल के जितने भी कंस्टिट्यूटिंग पार्ट्स हैं, वो वायरस के में नहीं है। तो जब तक वो किसी के ऊपर काबू नहीं कर लेता, किसी के सेल के अंदर नहीं घुस जाता है, तब तक वो बिल्कुल क्या है, नॉन लिविंग है। दैट्स व्हाई एनीथिंग यू नो लेस देन ए कंप्लीट सेल विल नॉट एबल टू you know behave as a living organism. That's why a cell is a you know structural and functional unit of life. Okay? अच्छा, तो ये जो सेल के बारे में सबसे पहले कौन बताया था भाई? रॉबर्ट हुक। हम लोग पढ़े हैं कि सेल को डिस्कवर किए थे, बट लिविंग सेल के बारे में कौन फर्स्ट डिस्कवर किया? लिविंग सेल के बारे में फर्स्ट डिस्कवर किए और उसको जो डिस्क्राइब किए वो थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ओके, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, दिस पर्सन, ये क्या कहते हैं, फर्स्ट टाइम ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द लाइफ सेल। ओके, डिस्क्राइब्ड अबाउट लाइफ सेल। ओके, अच्छा, बैक्टीरिया के डिस्कवरी का भी क्रेडिट इसको जाता है, कई बुकों में लिखा हुआ है। ओके, कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक यू नो द डिस्कवर्ड बैक्टीरिया लिविंग सेल। क्लियर है? ओके, तो इसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर रॉबर्ट हुक आए। रॉबर्ट हुक क्या दिए
क्या थी रॉबर्ट हुक? वो तो जान ही रहे हो, सेल को डिस्कवर किए थे, बट वो डेड सेल से वो किए थे, उसके बारे में अपन लोग बाद में बात करते हैं। ओके, सो एंटन वॉन ये हो गया। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन इसके बाद क्या किए? रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। इन दिस चैप्टर, जैसे जैसे चैप्टर चलेगा हम लोग एक एक सेल ऑर्गेनल्स को, देखो ये सेल का एक पार्ट है ना, इसलिए सेल के ऑर्गेनल्स हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जाएंगे। ओके, सो रॉबर्ट ब्राउन क्या किए? न्यूक्लियस का डिस्कवर किए। एंटन वॉन लीeuwenhoek बैक्टीरिया या लाइफ सेल का डिस्कवर किए। ओके, और स्टूडेंट्स ये जो सेल्स है, ये सेल्स लोगों को देखो, लाइट माइक्रोस्कोप आप देखो स्कूल में जो माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप, उससे दिखता था बट उतना क्लियर नहीं। बट जैसे ही ये जो माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में या लाइट माइक्रोस्कोप में और ज्यादा प्रोग्रेस होते गया, ठीक है, और ज्यादा प्रोग्रेस होते गया, फिर उसके बाद फिर क्या बना? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और जब से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना है तब से इट बिकम वेरी इजी, और बहुत क्लियरली हम लोग क्या कर पा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम लोग सेल के अंदर के भी जो सेल ऑर्गेनल्स, उसके भी पार्ट्स का हम लोग अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं, अच्छे से स्टडी कर पाने में क्या ये पॉसिबल हो पाया आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग जो भी चीज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्यू देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने से कैसे करके हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के और डिटेल स्ट्रक्चर्स जान पाए। क्लियर है? ओके, तो ये तो थे कुछ इन्वेंटर के नाम, डिस्कवरर के नाम। ठीक है, इसके बाद आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी what it means, who has given this theory? In 1838 Matthias Sliden, ये थे जर्मन बॉटनिस्ट थे। ओके, यहां मैं लिख देता हूं, जर्मन बॉटनिस्ट। ओके, जो बॉटनिस्ट होते हैं वो किसके ऊपर स्टडी करते हैं, किसके ऊपर रिसर्च करते हैं? ऑब्वियसली वो प्लांट्स के ऊपर रिसर्च करते हैं। ओके, सो दिस पर्सन ही स्टडीड different types of plant, okay, and what he concluded that, इसने क्या देखा कि जितने भी प्लांट है, वैरायटी ऑफ प्लांट है, ये किससे बने हैं? डिफरेंट टाइप्स के सेल्स which makes tissue. Okay, so different टाइप के किससे बने हैं? सेल से बने हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सेल के ग्रुप को टिश्यू भी बोलते हैं। तो जब इन्होंने देखा कि प्लांट, चाहे जितने भी टाइप के प्लांट हो, सब किससे बने हैं? सभी सेल से बने हैं। क्लियर? ठीक उसी के कंटेम्पररी में 1839 में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, दैट इज मैथियस स्लीडन हो गया, हाँ ठीक है, थियोडोर स्वान, ये क्या थे? ये थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ओके, तो ये जो थे, अब देखो ये जूलॉजिस्ट है, ठीक है, तो ये क्या स्टडी किए? ही स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स को स्टडी किए, और व्हाट ही कंक्लूडेड दैट कि एनिमल्स का जो आउटर मोस्ट लेयर है, जिसको आज हम लोग क्या बोलते हैं? एनिमल सेल का आउटर मोस्ट लेयर क्या है? हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ही कंक्लूडेड दैट ऑल एनिमल्स आउटर मोस्ट लेयर दैट इज मेड अप ऑफ अ थिन मेम्ब्रेन, दैट टुडे वी कॉल इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, इन हिज स्टडीज सी, अब देखो, अब इसने जो एनिमल्स को स्टडी किया तो ये पता चला, तो वैसे ही सबका इंथुसियास्ट रहता है, क्या रहता है सबको कि और किसी चीज को देखे, तो इन्होंने क्या किया? प्लांट सेल का भी स्टडी किया, प्लांट के बारे में। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टडीज ही कंक्लूडेड दैट इन केस ऑफ प्लांट सेल, भाई जब एनिमल सेल्स में इन्होंने देखा कि आउटर मोस्ट लेयर क्या है? एक थिन मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग क्या बोले? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जब इन्होंने प्लांट्स को स्टडी किया तो इन्होंने क्या देखा कि प्लांट में ऐसा आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऐसा कुछ थिन नहीं है, उसका आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन एक थिक लेयर है, जिसको आज हम लोग क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ
his studies he concluded that this person concluded, ये क्या conclude किए, इन्होंने concluded क्या किया कि एनिमल सेल्स और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है। प्लांट सेल में एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, प्लांट सेल का आउटर मोस्ट थिन मेम्ब्रेन नहीं है, प्लांट सेल का आउटर मोस्ट जो लेयर है दैट इज थिक रिजिड, that is nothing but cell wall. Okay, clear है। So on the basis of these two persons what we come to know that कि चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, प्लांट हो या एनिमल्स हो, सब के सब किससे बने हैं, सेल से बने हैं। अगर एनिमल्स है तो उसका आउटर मोस्ट सेल क्या है, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अगर वो प्लांट है तो उसका आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर क्या है, सेल वॉल है। ओके, सो ये दो पर्सन का जो रिसर्च वर्क था या फिर जो इन्होंने स्टडी करके जो कंक्लूजन निकाला, ऑन दैट बेसिस ये बात तो पता चल गया कि प्लांट और एनिमल सेल से बने हैं। बट ये बात तो नहीं पता चला ना कि ये जो नया सेल है, ये जो आज की जो सेल्स बन रहे हैं वो कहां से आए। भाई सेल प्लांट किससे बना, एनिमल किससे बना, वो तो बात अलग है, लेकिन ये जो प्लांट सेल जो बन रहे हैं भाई, अभी जो एक सेल आया वो कहां से आया, सेल कहां से आया है। ओके, तो ये बात तो पता नहीं चला, प्लांट एनिमल किससे बनती है पता चला, लेकिन वो सेल्स कहां से आए, फर्स्ट टाइम कहां से आए, ये बात बिल्कुल नहीं पता चला। सो दीज टू पर्सन नॉट एबल टू कंक्लूडेड दैट from where the new cells arises, from where the new cells formed. Okay, तो इसको कंप्लीट करने के लिए 1855 में 18, इसको मैं रब कर दूं। ओके, ठीक, 1855 रुडोल्फ विर्चो, 1855 this person रुडोल्फ विर्चो। Okay, he concluded that the new cells which are arising comes from the division of pre-existing cells. तो जो नया सेल्स फॉर्म हो रहा है वो प्री-एग्जिस्ट सेल्स जो है उनके डिवीजन से न्यू सेल्स क्या हो रहे, बन रहे हैं। क्लियर? ओके, omnis cellula E cellular, it means new cells comes from pre-existing cells. क्लियर है? तो ये जो बात आया, it finally you know that given the final shape of cell theory. ओके, तो सेल थ्योरी के दो पोस्टुलेट्स हैं। पहला पोस्टुलेट्स क्या है, all organisms, all living organisms, they are made up of cells and the products of the cells. And second, all new cells comes from pre-existing cells. तो ये जो दो postulates हैं, it makes or it complete the cell theory. Now हम लोग सेल थ्योरी के postulates लिख देते हैं जो ये तीनों के मिलने से बना है। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो की स्टेटमेंट से और थियोडोर और मैथियस इन दोनों के कंबाइन स्टडी से या फिर उनकी स्टेटमेंट से क्या बना, सेल थ्योरी कंप्लीट होता। फर्स्ट क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स made up of cells and products of cells, products of cells. ओके, सेकंड इसका पोस्टुलेट्स क्या है जो रुडोल्फ विर्चो के थ्रू आया, क्या है, ऑल सेल्स arise from pre-existing cell, pre-existing cell. ओके, ये हुआ। So this makes the complete postulates of cell theory. So ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बट हाँ याद रखना है कि कौन इसको कंप्लीट किया फाइनली ना, रुडोल्फ विर्चो कंप्लीट किया था, उसी से ये वाली बात आया। क्लियर है? ओके, नोट कर लिए? ओके, नाउ इसके बाद हम लोग देखते हैं एन ओवरव्यू ऑफ
cell. Okay. An overview of cell. Cell. ठीक है। इसमें ओवरव्यू में हम लोग एक जनरल एक फोकस करेंगे, बाद में इसको अपन को डिटेल में पढ़ना ही है। ठीक है, जब हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात कर ही रहे हैं, ओके, ऑनियन सेल लोअर क्लासेस से क्लास 8 से 9th में हम लोग ये ऑनियन सेल के बारे में एक्टिविटी रहता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑनियन सेल को जब अपन देखते हैं तो क्या दिखाई देता है माइक्रोस्कोप में? ऑनियन सेल, द आउटर मोस्ट लेयर बीइंग ए प्लांट सेल, जैसे पहले बता चुका हूं मैं, ठीक है, इसमें कि ये जो आउटर मोस्ट सेल है ऑनियन सेल का, दैट इज नथिंग बट दैट इज सेल वॉल, और जस्ट उसके विद इन ये, इसको मैं पिंक कलर से इसको शो कर रहा हूं, थिन मेम्ब्रेन, दैट इज नथिंग बट दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो ये सेल वॉल, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ओके, बिकॉज इट इज अ प्लांट सेल, इस प्लांट सेल में वैक्यूल होता है। ओके, ये वैक्यूल, बिकॉज ऑफ वैक्यूल न्यूक्लियस थोड़ा सा पेरिफेरल पार्ट में आ गया है। क्लियर? दिस इज अबाउट द, ये अपन ये ओवरव्यू देख रहे हैं तो इतना काफी है अभी। ओके, एनिमल सेल्स की बात करते तो ह्यूमन चीक सेल। ओके, ह्यूमन चीक सेल की बात अगर मैं करूं तो ये पॉलीगनल शेप होता है। ओके, ये देखो, ये क्लियर? और चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, ओके, एनिमल सेल के केस में बीच में एक डेंस स्ट्रक्चर जो दिखता है वो क्या है? न्यूक्लियस। प्लांट सेल में थोड़ा सा साइड में, बिकॉज ऑफ दिस दैट लार्ज साइज वैक्यूल। क्लियर? ओके, सो ये के डेंस स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसके सेंटर में और इसके साइड में, दैट इज नथिंग बट दैट इज न्यूक्लियस। क्लियर? और ये जो न्यूक्लियस होता है ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? नॉट ओनली दिस न्यूक्लियस, प्लांट सेल और एनिमल सेल में ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर है जो क्या है? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। क्लियर है? ऐसे भी सेल है जिनके में मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसके में तो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर है और इसके ये न्यूक्लियस और ये मेम्ब्रेन, इसके अराउंड में जो सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर है मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, इसके केस में ये देखो, ये यहां semi fluid matrix which makes the volume of the cell. Please pay attention, this semi fluid matrix cytoplasm makes the volume of the cell, cytoplasm. Okay, clear? ये हुआ। अच्छा, इसके बाद इसको देख लीजिए। ओके, ठीक। तो हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों को देखते हैं तो दोनों में ही कई स्ट्रक्चर है जो मेम्ब्रेनस है। जैसे कि कुछ स्ट्रक्चर में बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया, मैं फिर से बता दूं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक ओवरव्यू है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपेरेटस या गोल्जी बॉडीज, बॉडी लिख दो, गोल्जी बॉडीज। ठीक है, और क्या बताओ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, लाइसोसोम, many structures are there, they are having membrane, और जो membranous structure है, even nucleus में भी membrane होता है। ओके, क्लियर? तो जिसके में भी membranous structure है, वैसे अगर देखा जाए तो membrane जिसके में है, nucleus की बात अगर अपन करते हैं, membrane जिसके में है that is called as eukaryotic cell। इसके बारे में भी हम लोग अभी डिटेल में जाएंगे, बस अभी यहां के लिए इसको रब कर दो। ओके, अब एक सिंपल सा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये एक सपोज सेल है, ये एक सेल है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, बस इसमें फोकस करो जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, अब ये जो मटेरियल ये आपको दिख रहा है, अब इसके केस में आप लोग देख रहे हो, इसके केस में ये जो मटेरियल है,
ठीक है, ये न्यूक्लियस है। ओके, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल, न्यूक्लियस के अंदर कौन सा मटेरियल रहता है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। बट सेल डिवीजन के समय जब ये कंडेंस हो जाता है उसको अपन क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम बोलेंगे। तो कई बुक में डायरेक्ट क्रोमोसोम भी लिखे रहता है, बट आपको ये जानना बहुत जरूरी है, जब तक सेल डिवाइड नहीं हो रहा है तब तक न्यूक्लियस के अंदर का जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दैट वी कॉल इट क्रोमेटिन। क्लियर? क्रोमेटिन बोलेंगे, ठीक है। क्रोमोसोम कब बोलेंगे? जब सेल डिवीजन के समय, जब ये क्लियरली अपन को क्या होने लगेगा? दिखने लगेगा, जब वो थोड़ा थिक हो जाएगा। तो मैं बोलूं इसमें जो क्रोमेटिन है मटेरियल, ये देखो एक जगह है और इसमें यही मटेरियल ऐसे थोड़ा सा फैल गया है। रीजन क्या है? देख लो, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि नहीं? साफ साफ दिख रहा है कि इसमें एक पिंक कलर का स्ट्रक्चर है। दैट इज नथिंग बट हियर दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए इसका जो ये जो मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, जिसको मैं यहाँ क्रोमेटिन या क्रोमोसोम भी बोल रहा हूं, ठीक है, इसमें ये थोड़ा सा क्या हो गया है? फैला हुआ है। सो जिस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है दैट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। ये क्या है? जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, याद रखना, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स दे आर कम्स अंडर यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग किसको पढ़ते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग पढ़ते हैं बैक्टीरिया को, इवन माइकोप्लाज्मा को भी। जैसे जैसे स्टडी आगे बढ़ता है मैं बताते चल रहा हूं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में यही डिफरेंस है। बहुत बच्चों को ये चीज पता नहीं रहता, बेसिक चीज याद रखना। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल। क्लियर है? तो ये एक वेल डेवलप्ड, और इसको अपन ट्रू न्यूक्लियस बोलेंगे या न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। ये क्या है? न्यूक्लियस। और जिसके में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, अब उसको न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी होना जरूरी है। ओके, ये न्यूक्लियर मटेरियल है लेकिन इसको न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। ओके, सो द अनडिफाइंड न्यूक्लियस, जिस न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, वो डिफाइंड नहीं है, वो अनडिफाइंड। सो दिस अनडिफाइंड न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड याद रखना ना, ठीक है। न्यूक्लियोइड किसको बोलेंगे? अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। और जो डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। क्लियर है? तो यूकैरियोटिक सेल में जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वैसे इससे पहले जो मैंने लिखा था माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपैरेटस, वो सब में भी क्या है? वो सब में भी क्या है? मेम्ब्रेन है। तो यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर वाले ये जो सेल ऑर्गेनल रहते हैं, और प्रोकैरियोटिक में ऐसा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स नहीं रहते। बट अब देखो, मैं बट बोला हूं तो कुछ तो होगा ना, बट बोला हूं तो। अभी तो जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसमें क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर रहेंगे, इसमें मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं रहेंगे। बट ओके, एक्चुअली इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। क्लियर है? मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। जैसे इसको मैं मिटा दूं, अभी मैं इसको बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद जो यूकैरियोटिक सेल में भी ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, जैसे कि राइबोसोम। राइबोसोम यूकैरियोटिक में भी है और प्रोकैरियोटिक दोनों में है, ठीक है। और इसके में मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं है, इसके में मेम्ब्रेन नहीं होता है राइबोसोम में। इट इज नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, बट देन ऑल्सो इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम है। राइबोसोम के बारे में और डिटेल में है इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो करते जाएंगे, ठीक है। अभी इतना जान लो, राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं होता है। देन ऑल्सो इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। क्लियर? एक और स्ट्रक्चर, अच्छा, राइबोसोम सेल के साइटोप्लाज्म में तो होता ही है, कुछ सेल ऑर्गेनल्स में भी होता है। जैसे कि ये किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों सेल नहीं है, ये सेल के ऑर्गेनल्स हैं।
याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया भी ये सेल के अंदर होता है, सेल का एक पार्ट है, एक कंस्टिट्यूटिंग स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट भी कंस्टिट्यूटिंग स्ट्रक्चर है। इन दोनों के अंदर भी राइबोसोम होता है। राइबोसोम साइटोप्लाज्म में तो होता ही होता है, लेकिन उस साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनल्स है, ये दो सेल ऑर्गेनल्स के अंदर भी राइबोसोम होता है। ठीक है, बट कौन सा होता है, कैसे होता है, ये वीडियो को देखते जाओगे तो आप लोगों को पता चलेगा और डिटेल में। ठीक है, अच्छा एक चीज और, राइबोसोम तो हो गया नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। एनिमल सेल में सेंट्रियोल, ओनली इन केस ऑफ एनिमल सेल, नोट दिस पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। ओके, सेंट्रियोल, ये जो सेंट्रियोल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इट इज ऑल्सो विदाउट मेम्ब्रेन, it is also without membrane, it is also without membrane, then also it is present in eukaryotic cell। अब यूकैरियोटिक तो प्लांट और एनिमल दोनों है, बट ये सिर्फ कहां रहता है, एनिमल सेल में। एंड इट ऑल्सो हेल्प इन, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या जानते हो, ये सेंट्रियोल क्या करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है। अगर सेंट्रियोल नहीं होगा एनिमल सेल में तो सेल डिवीजन में थोड़ा बहुत, सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवीजन में ये इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो सेंट्रियोल हेल्प इन सेल डिवीजन इन केस ऑफ एनिमल सेल, बट इट इज विदाउट व्हाट, मेम्ब्रेन। क्लियर है। एक और स्ट्रक्चर है जो ये ओवरव्यू में एनसीईआरटी में वहां नहीं आया है, बट लास्ट में न्यूक्लियस में आया है, जो न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर का एक डेंस स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस। इट इज ऑल्सो विदाउट मेम्ब्रेन। क्लियर है, ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है, बट न्यूक्लियोलस के चारों तरफ ऐसा कोई मेम्ब्रेन नहीं है भाई। क्लियर है, तो अभी फिलहाल सेंट्रियोल, राइबोसोम ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, लेकिन फिर भी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। क्लियर है ये, ओके। और ये जो साइटोप्लाज्म में, अभी देखो ये मान लो एक सेल है, न्यूक्लियस है, ये उसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं सेल ऑर्गेनल है। सपोज ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, ये गोल्जी एपेरेटस हो गया, ये ओवरव्यू है ना भाई, इसीलिए थोड़ा सा ऐसा रफली बना रहा हूं, ठीक है। ये हो गया, फिर ये राइबोसोम्स हो गए, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, चलो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये जो स्ट्रक्चर है, ये सेल ऑर्गेनल्स, ये क्या करते हैं भाई, अपना जो भी फंक्शन इसका होगा ये फंक्शन करेंगे। और ये सब कहां है, ये सब साइटोप्लाज्म में है, साइटोप्लाज्म। I mean to say that cytoplasm is very very important. Cytoplasm, you know, provide a platform for the activity or function of these cell organelles. अगर cytoplasm नहीं होता तो ये cell organelles कहाँ रिएक्शन करते, कहाँ ये परफॉर्म करते अपनी एक्टिविटी। So these cell organelles are able to perform their activities when it present और सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ही इनको क्या दे रहा है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, एरिया प्रोवाइड कर रहा है, जहां ये अपना एक्टिविटी को क्या करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, और सेल को एक लिविंग सेल के फॉर्म में रखते हैं। अगर अपना एक्टिविटी नहीं करेंगे या अपना जो भी इनका फंक्शन है वो अपना फंक्शन नहीं करेंगे तो ये सेल भी क्या हो जाएगा, डेड सेल हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस सेल ऑर्गेनल्स, सेल अपना एसेंशियल फंक्शन कंटिन्यू कर पा रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस सेल ऑर्गेनल। और ये सेल ऑर्गेनल्स क्यों कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ साइटोप्लाज्म। बिकॉज साइटोप्लाज्म में वो हर चीज होता है जो इनके सेलुलर एक्टिविटी के लिए जरूरी है। ऑल द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन दिस साइटोप्लाज्म वेयर दिस सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। ओके, तो ये जो सेल ऑर्गेनल्स है साइटोप्लाज्म की वजह से अपना एक्टिविटी परफॉर्म कर पा रहे हैं और किसी भी सेल को ये जिंदा रख पा रहे हैं। दैट्स व्हाई कभी कभी पूछता है, विच सेल इज कॉल्ड एज डेड सेल, द सेल विच इज विदाउट साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म और ये बीच का साइटोप्लाज्म, यू नो, जब जाएंगे तो और डिटेल में जाते जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा सेल डेड सेल है जिसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं है, या फिर ये बोल दें कौन सा सेल डेड है जिसमें उसका फ्लूइड मटेरियल नहीं है, वो सेल क्या है, डेड सेल है। और जिसमें वो फ्लूइड है, फ्लूइड बोलने से सेल के अंदर का जो फ्लूइड है ना, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और कंबाइनली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, जिसमें प्रोटोप्लाज्म है वो सेल लिविंग सेल है और जिसमें नहीं है वो सेल डेड सेल है। क्लियर, ओके। तो ये तो रहा
कुछ बातें यूकैरियोटिक के बारे में, प्रोकैरियोटिक के बारे में, लिविंग सेल किसको बोलेंगे, डेड सेल किसको बोलेंगे, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो यूकैरियोटिक सेल में है और कौन कौन सा स्ट्रक्चर जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है, कौन सा स्ट्रक्चर दोनों में है, राइबोसोम याद रखना, ठीक है। राइबोसोम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में है, क्लियर है, ओके। अगर अपन देखते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल का शेप देखते हैं तो दे आर हैविंग डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज। तो ये इनका डिफरेंट शेप डिफरेंट साइज क्यों है, ठीक है। एक सिंपल सी बात, आप लोगों के घर में बर्तन होगा, बिल्कुल होगा, सबके घर में होता है, कोई बिना बर्तन के तो होता ही नहीं है। तो ये जो बर्तन आप देखोगे, सपोज सबके घर स्टील का बर्तन है, ग्लास भी स्टील का है, और वो जो स्पून है वो भी स्टील का है, फॉर्क है वो भी स्टील का है, जो थाली है वो भी स्टील का, भैया सब स्टील का, लेकिन सबका शेप अलग अलग क्यों है, बताओ क्यों है? इसलिए ना, क्योंकि उसका फंक्शन अलग अलग है। अगर आपको पानी पीना होगा तो आप चम्मच में तो नहीं पियोगे ना, जबकि चम्मच भी स्टील का बना है और ग्लास भी स्टील का बना है। लेकिन अगर आपको पानी पीना होगा तो आपको एक डेप्थ वाला स्ट्रक्चर यानी कि ग्लास यूज करना पड़ेगा। पराठे बनाते समय या डोसा बनाते समय उसको पलटने के लिए, ऑमलेट बनाते समय पलटने के लिए क्या यूज करोगे, ग्लास का यूज करोगे क्या? नहीं, ग्लास का यूज नहीं करते हैं। उसके लिए एक अलग स्ट्रक्चर आता है, मुझे पता नहीं उसको क्या बोलोगे आप लोग, ये इस टाइप का होता है भाई, फ्लैट टाइप का, इस टाइप का, ये भी स्टील का होता है, इससे आप लोग डोसा या पराठा पलट सकते हो। तो देखो ये भी स्टील का है, और अपन देखते हैं ये जो चम्मच है, ठीक है, इसको मैं ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, ये भी स्टील का है, ये भी स्टील का है, ये सब स्टील का है, ठीक है। बेसिक चीज सबका, लेकिन सबका शेप अलग अलग है। रीजन क्या है? सबका फंक्शन अलग है, इसका फंक्शन अलग है, इसका फंक्शन अलग है, इसका फंक्शन अलग है। इन सेम वे हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं, सेल्स में भी डिफरेंट शेप है। रीजन यही है, बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट फंक्शन। तो उनका डिफरेंट फंक्शन है, तो अपने अपने फंक्शन के हिसाब से उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट शेप का है। कोई डिस्क शेप है, कोई पॉलीगन शेप है, कोई कॉलमनर शेप है, कोई क्यूबॉइडल शेप है, कोई स्पाइरल शेप है। तो इतना डिफरेंट शेप क्यों? बिकॉज ऑफ देयर फंक्शन। बट कई बुक में ये भी लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। दो बातों को लिया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। बट आपके ये जो क्लास 11 के हिसाब से क्या लिखा है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट फंक्शन। तो डिफरेंट फंक्शन है, इसलिए उसका शेप भी डिफरेंट है। तो ऐसे ही एनिमल्स में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल्स के डिफरेंट शेप है, बिकॉज उनका फंक्शन अलग अलग है। क्लियर है? अच्छा, साइज के हिसाब से देखा जाए तो कुछ सेल्स काफी छोटे होते हैं, कुछ सेल्स बड़े होते हैं। तो कुछ सेल्स का यहां जिक्र आया है ओवरव्यू में, उसको अपन देख लेते हैं। माइकोप्लाज्मा, ठीक है, इसका कितना दिया है? 0.3 माइक्रोन। ठीक है, व्हाट इट मींस? 0.3 माइक्रोन मीटर। ये 0.3 माइक्रो, बट किसी बुक में और एक दो बुक में मैंने देखा माइक्रोप्लाज्मा का 0.1 माइक्रोन मीटर भी दिया है। ओके, बट एनसीईआरटी में आपके क्लास 11th में ये देके चला है। क्लियर है? सो दिस इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, यू नो दैट सेल, स्मॉलेस्ट सेल। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉलेस्ट सेल, व्हाट इट्स नेम? सो माइक्रोप्लाज्मा, उसका डायमेंशन क्या है ये देख दिया है। क्लियर है? ओके, इससे बड़े होते हैं बैक्टीरिया के। ठीक है, बैक्टीरिया का अगर अपन देखते तो उसका रेंज दिया है 3 to 5 माइक्रोन मीटर। ये जो साइन है ये माइक्रोन के लिए है। ठीक है, क्लियर है? तो बैक्टीरिया का कितना है? 3 to 5 रेंज दे दिया, 3 to 5 माइक्रोन मीटर। क्लियर है? ओके, सो ये तो माइक्रोप्लाज्मा का हो गया। बैक्टीरिया का 3 to 5। क्लियर? ओके, और लॉन्गेस्ट सेल की अगर बात करते हैं, लार्जेस्ट सेल एंड लॉन्गेस्ट सेल की बात करते हैं। ओके, लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल, नर्व सेल, लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल, इसका डायमेंशन तो 1 मीटर। बताओ कितना लंबा है? सो दैट्स व्हाई दिस इज द लॉन्गेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल,
जैसे स्मॉलेस्ट सेल है ना, उसे लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल। ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच एग कितना दिया इसका? 170 mm। सोचो 170 mm मिलीमीटर में दिया है, 170 mm, दैट इज द लार्जेस्ट सेल। क्लियर है? अगर अपन देखते हैं ह्यूमन बीइंग की और बाकी सेल्स की बात करते हैं, ठीक है, इसको नोट कर दिया आप लोग। लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल, लार्जेस्ट सेल, ऑस्ट्रिच एग। क्लियर है? स्मॉलेस्ट सेल, माइकोप्लाज्मा। तो सबको ऐसा रेंज दिया है। और आप मुझे बताओगे कि आरबीसी का कितना डायमेंशन है। ठीक है, आप कमेंट करके मुझे बताना कि आरबीसी का कितना डायमेंशन है। कुछ सर्च करो आप भी। ओके, क्लियर है? ओके, तो ये तो रहा किसके बारे में? सेल के डायमेंशंस के बारे में और सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? ओके, तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है, ये वीडियो अगर आपने इससे कुछ सीखा है या इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए। ठीक है, और हमारे और भी वीडियो है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप हमारे लिंक में जाके उसको देख सकते हो। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनसीईआरटी के बारे में और अच्छे से पता चल पाए। ओके, टिल टू नेक्स्ट वीडियो, गुड लक।